अ, धन्यवाद गुरमीत जी। बहुत बहुत आभार आपका गुरमीत जी। कहीं अनकहीं विचार मंच हिंदी विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का ये जो वेब आयोजन है, ये जो सृजनात्मक आयोजन है और इसके आयोजनकर्ता डॉक्टर गुरमीत जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया और मैं आप जैसे सुधी लोगों से, साथियों से जुड़ पा रहा हूँ। मित्रों, इस मंच से कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि अभी गुरमीत जी ने बताया कि सत्यपाल सहगल जी से लेकर और बहुत सारे साथी हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, अपने साथियों का अभिवादन करता हूँ और आज जिस विषय पर चर्चा होनी है या बातचीत मैं करूँगा आपसे, वह विषय है हिंदी आलोचना और छायावाद। इस विषय पर क्या नई बातचीत हम कर सकते हैं और इसका चुनाव क्यों किया? मित्रों, छायावाद का एक शतक या कहा जाए शताब्दी पूरा हुआ है और कहीं-कहीं 1918 से उसे आरंभ माना जाता है और कहीं-कहीं 1920 से। तो वैसे ये एक पूरा 100 साल पूरा हो रहा है। इस संदर्भ में बातचीत करते हुए मेरा प्रयास होगा कि हिंदी आलोचना में छायावाद की उपस्थिति किस रूप में है और छायावाद आधुनिक हिंदी साहित्य में एक ऐसा कालखंड है कि जिस पर हिंदी के सारे बड़े आलोचकों ने अपनी तरह से लिखा है, लेकिन आज भी बहुत कुछ स्पेस बाकी है जिसमें नए सिरे से बातचीत होती रहती है। यही एक बड़े रचनात्मक फलक के साथ उसे कैसे देखा जाए, कैसे परखा जाए, मैं आपके सामने कुछ एक बातें इस तरह से रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आलोचना पर जब भी बातचीत होती है या छायावाद पर बातचीत होती है, तो मैं जो नई बात आपसे थोड़ा करने की कोशिश करूंगा, उसमें ये है कि कुछ एक आलोचक हैं जिन्हें बार-बार हम दोहराते हैं छायावाद को लेकर। मसलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, ये सारे आलोचक और भी कुछ आलोचकों का नाम लिया जा सकता है, लेकिन इन सारे आलोचकों के इर्द-गिर्द छायावाद की आलोचना को ज्यादा बातचीत छायावाद की आलोचना की जाती है। नंद दुलारे वाजपेयी का भी नाम उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि छायावाद की आलोचना में बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं छायावाद को लेकर जो आलोचना करते हैं, उसमें उनके बारे में कम चर्चा हुई। मेरा प्रयास होगा कि मैं उनके संदर्भ में आपसे कुछ बातचीत करूं, इन सारे लोगों की बातचीत करते हुए और छायावाद पर एक विहंगम दृष्टि कैसे डाला गया है, किस तरह से उसकी कविता को, उसके पूरेपन को किस तरह से आकलित किया गया है, ये मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदी आलोचना के बारे में जब बातचीत की जाती है तो हम सब जानते हैं कि भारतीय युग में नाटक से कैसे नाटक या दृश्य काव्य नाम से जो पुस्तिका लिखी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, उसके बाद आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। उसी युग में बालकृष्ण भट्ट नाम के आलोचक, बड़े गद्यकार, आप जानते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ऐसा लिखकर उन्होंने साहित्य को जनता के साथ या सामाजिक चेतना के साथ कैसे जोड़ने का काम किया उन्होंने और आलोचना को एक नई जनधर्मी चेतना के साथ जोड़ा। लेकिन द्विवेदी युग में आप देखें कि आलोचना की जो पूरी पृष्ठभूमि बनती है, उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती और आलोचना का एक पूरा का पूरा जो वितान तैयार होता है, उसमें तुलनात्मक आलोचना का दौर विकसित हुआ। और एक तरफ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रीतिवाद का विरोध कर रहे थे, लेकिन आप देखें कि लाला भगवान दीन से लेकर पद्म सिंह शर्मा से लेकर इसके साथ साथ मिश्र बंधुओं को ले लीजिए आप, तो तुलनात्मक तरीके से रीति काल के कवियों को लेकर कि बिहारी बड़े हैं कि देव बड़े हैं, इस तरह से कुछ आलोचना फंसी सी नजर आती है वहां पर। और आलोचना की जो जन संस्कृति जिसे कहते हैं, जो बालकृष्ण भट्ट या बहुत कुछ भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ से विकसित हो रही थी, यहाँ पर आकर उसको तेज मिल नहीं पा रहा था। और इस संदर्भ में अगर आप देखें तो
उसमें हस्तक्षेप किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के द्वारा। और उसमें जब हस्तक्षेप करते हैं तो उनका जो प्रहार था वो ये था कि नायिका भेद को लेकर या रीतिवाद को लेकर एक प्रहार उन्होंने किया, विरोध किया कि साहित्य में, आलोचना में, कविता में या रचनात्मकता में आप रीतिवादी चेतना नहीं चलेगी, श्रृंगारिक चेतना नहीं चलेगी। और उसी स्कूल या कहा जाए उसी ढांचे से विकसित होते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना की जो बुनावट है वह द्विवेदी युग में विकसित होती है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना एक प्रस्थान बिंदु की तरह छायावाद में प्रकट होती है। आप ध्यान दीजिए कि छायावाद का जो समय है वो 1918 से 36 के बीच मान लिया जाता है या माना जाता है। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि छायावाद में 4 जो कवि माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इन सब के बीच में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना, इसके साथ साथ आप देखें कि प्रेमचंद का गद्य, इन संदर्भों में नाटक जयशंकर प्रसाद के। लेकिन आप देखें कि आलोचना की खासियत इस समय इस तरह से विकसित हुई कि छायावाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास लिखा। छायावाद का समय ही है 1929 में उनका इतिहास वो प्रकाशित होकर आता। इसी दौर में उन्होंने जायसी पर, सूरदास पर, तुलसी पर बहुत महत्वपूर्ण व्यवहारिक आलोचनाएं उन्होंने लिखी। इसी दौर में आप ध्यान दीजिए कि छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इन्होंने खुद आलोचनाएं लिखी। और छायावादी आलोचना के संदर्भ में ये कहा जाता है कि एक ऐसी आलोचना जो इसके पहले द्विवेदी युग में भाषा और व्याकरण पर जो चिंतन हो रहा था, पुस्तकों की समीक्षा पर जो चिंतन हो रहा था, तुलनात्मक समीक्षा पर जो चिंतन हो रहा था, उन सबसे अलग एक नए सिरे से जनधर्मी चेतना के साथ, नवजागरण की नई चेतना के साथ ये कैसे विकसित होती है आलोचना। यहाँ पर मैं आपसे एक बात का संकेत कर दूं कि रामविलास शर्मा एक सरणी बनाते हैं। आप जानते हैं कि नवजागरण के बारे में बातचीत करते हुए वो मध्यकाल में भक्ति काल को लोक जागरण का काल कहते हैं। आधुनिक काल में जब वह आते हैं, जिसे आधुनिकता के आरंभ की बातचीत करते हुए जो हिंदी नवजागरण की जब बातचीत करते हैं तो उसमें 4 सोपान बताते हैं। 1857 का महासंग्राम, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद। 1857 को प्रथम सोपान, भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग को द्वितीय सोपान, द्विवेदी युग को तृतीय और छायावाद को चौथा। इसके पीछे उनके उस मानसिक बुनावट के बारे में या कहा जाए उस मनस्थिति के बारे में, उस चेतना के बारे में गौर करें आप कि क्यों वह ऐसा करते हैं कि छायावाद तक आके नवजागरण की वह चेतना फलीभूत होती है। असल में छायावाद वह दौर है कि जिसमें आलोचना अपने एक नए प्रस्थान के साथ दिखाई देती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। छायावाद वह दौर है जहां नवजागरण की वह पूरी चेतना, अगर आप राजनीतिक सामाजिक तौर पर देखें तो यही समय है गांधी जी के जो आंदोलन धर्मी चेतना है उनकी जो उसके संदर्भों को देखा और परखा जा सकता है। यही वह दौर है जब कविता में आप कह सकते हैं कि भाषा, भाव और उसके पूरे परिवेश के साथ कविता किस तरह से सृजनात्मक तरीके से सौंदर्य और सृजन के साथ एक पराकाष्ठा पर पहुंचती हुई दिखाई देती है। यही वह दौर है जब आलोचना में पूर्ववर्ती आलोचना की जो इतिवृत्तात्मक प्रवृत्तियां थी, जिस तरह से या कहा जाए कि जो आलोचना बन रही थी उसका स्वरूप यहाँ पर निर्मित होना शुरू होता है, या कहा जाए प्रस्थान के रूप में, जो मैंने आपसे कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रचनात्मक आलोचना का विकास तो इस दौर में होता ही होता है। इसके साथ साथ छायावाद के कवियों के बारे में भी बातचीत आप करें। जयशंकर प्रसाद, काव्य और कला जैसा निबंध, सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव की भूमिका, निराला पल्लव, पंत और पल्लव के बारे में जिस तरह से वो लिखते हैं, महादेवी वर्मा का जो विवेचनात्मक गद्य इस दौर में आता है। मित्रों, इन सारी पृष्ठभूमि के साथ छायावाद को अगर हम पढ़ें तो छायावाद में, और एक चीज और बताएं कि छायावाद ही वह कविता या पृष्ठभूमि है साहित्य की कि जिसने हिंदी आलोचना में बाद की आलोचना को निर्धारित करने का काम किया, जिसमें आप देखें नंद दुलारे वाजपेयी, गंगा प्रसाद पांडे, शांति प्रिय द्विवेदी ऐसे आलोचक हैं, या डॉक्टर नगेन को ले लीजिए, ये ऐसे आलोचक हैं जो छायावाद को लेकर जो
उधेड़बुन थी आलोचना की, उससे टकराते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ठहर कर आपसे एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा आलोचक छायावाद की उस पूरे परिदृश्य को, उसकी इस पूरी सृजनात्मकता को कैसे कैसे वो पूरे पन के साथ क्यों नहीं आकलित कर पाते। बातचीत हम करते हैं, हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो इतिहास दृष्टि या आलोचना दृष्टि है, तमाम विरोधाभासों के बावजूद आचार्य रामचंद्र शुक्ल अभी भी हिंदी के शीर्षस्थ आलोचक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना की सरणी है या उनकी जो आलोचना दृष्टि है, उसके वह एकाएक नहीं आ जाती। उसके पीछे की जो मन स्थिति उनकी है, जो चेतना जो काम करती है, उसको समझेंगे तो ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। मसलन भक्ति काल को लेकर जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, त्रिवेणी बनाते हैं, उसमें कबीर को कैसे बाहर रखते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इन कवियों में वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं पंत को। लेकिन परवर्ती आलोचना में अगर आप देखें तो पंत को उन चारों कवियों में कविता के संदर्भ में अगर बातचीत की जाए तो उनको चौथे पायदान पर ही रखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पंत एक बड़े कवि हैं, लेकिन जब बातचीत होती है तो प्रसाद और निराला को बड़े कवि के रूप में ही आकलित किया जाता है। अब यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो युग है, उनके नाम से जो द्विवेदी युग है, तो उसमें जो पुनरुत्थानवादी जो चेतना है, एक तो उसका असर, दूसरे जो नैतिकता और मर्यादा को लेकर जो बातचीत हो रही थी, उस पूरे मानसिक बुनावट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना में जज्ब करता हुआ आप देख सकते हैं उस चीज को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूरी आलोचना दृष्टि में जो विक्टोरियाई नैतिकता है, उसका भी आपको स्वरूप दिखाई देता है। इन संदर्भों के साथ साथ एक और आपको चीज नजर आती है कि वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जनता की चित्तवृत्ति के संचित प्रतिबिंब की तो बात करते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के अलावा जो उनका फलक है आलोचना का, वो भारतीय और पाश्चात्य आलोचना के साथ जुड़कर बनता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हर जगह सुलझे हुए ही नजर आते हैं, कहीं कहीं उलझाव भी नजर आता है। उसी उलझाव का नतीजा छायावाद विषय उनकी आलोचना है, जिसमें वो उसकी गहराई से पड़ताल न करके कैसे उसे रोमांटिसिज्म से जुड़ा हुआ पाते हैं और बंगाल की शैली विशेष पद्धति के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता के साथ जोड़कर उसको देखते हैं। दिलचस्प बात यह है मित्रों कि छायावाद की इस पूरी आलोचना को उसी दौर में, उस दौर के महत्वपूर्ण जो कवि हैं, उन्होंने अपनी आलोचनात्मक जो निबंध उनके हैं, प्रखर निबंध, उन निबंधों में उन्होंने जवाब देने की कोशिश। बाद में तो जो विस्तार हुआ ही। मैं, बहुत सारे शोधार्थी यहाँ पे हैं, आपने शुक्ल जी की वो आलोचना जरूर पढ़ी होगी, लेकिन मैं दोबारा, कुछ विद्यार्थी भी होंगे जरूर इसमें, तो मैं उनके लिए वो जरूर पढ़ना चाहूंगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कैसे अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में छायावाद को लेकर, छायावाद की पृष्ठभूमि को लेकर जो बातचीत करते हैं। मैं छोटा सा पैराग्राफ जरूर उसमें से पढ़ना चाहूंगा, फिर क्योंकि इसी के आधार पर छायावाद की आलोचना की जो कहा जाए कि विस्तार है, किस तरह से विकसित होती है छायावादी आलोचना, या हिंदी आलोचना में छायावाद का विकास किस तरह से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि छायावाद शब्द को दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से वंजना करता है। इस स्वरूप में आत्मा के आभास को यूरोप में छाया या फैंटस्माटा कहते थे। इसी से बंगाल में ब्रह्म समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे, उन्हें छायावाद कहलाने लगे। धीरे धीरे यह शब्द धार्मिक क्षेत्र से वहां के साहित्य क्षेत्र में आया और फिर रविंद्र बाबू की धूम मचने पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी प्रकट हुआ। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन
इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत का कथन। आप ध्यान दीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस पूरे कथन में एक तरफ तो उसको वह रोमांटिसिज्म से जोड़ते हैं, बंगाल से होते हुए जो हिंदी साहित्य में आया, और फैंटास्माटा जिसमें छाया शब्द की के बिंब को वो उसमें तलाशने की कोशिश करते हैं, उसके अर्थ को निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वह अप्रस्तुत के संदर्भ में प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत की व्यंजना या कथन के संदर्भ में बातचीत करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि शैली विशेष की बातचीत करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के जो अंतर्निहित यथार्थवादी जो चेतना है उससे अलग उसको रोमांटिक चेतना के साथ जोड़कर किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर एक और खास बात आपको बता दें कि जो छायावाद की आलोचना को लेकर जो उधेड़बुन बनी, उसमें हुआ है कि बाद में इसको नामुर जी ने बहुत विस्तार से इस पर चर्चा भी की है, आप पढ़ सकते हैं उसको। उसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे द्विवेदी युग के समानांतर छायावाद को रख दिया गया, और ये बताने की कोशिश की गई कि द्विवेदी युग की जो इस तीव्रतात्मक और स्थूल सौंदर्य चेतना है, जिसको खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में स्थूल पदार्थ चेतना कहते हैं, तीव्रतात्मकता को, तो उसके समानांतर में उसके प्रतिरोध में छायावाद आया। और ये चीज ऐसी विकसित हुई आलोचना विमर्श में कि इसको बाद में लेकर खूब लोगों ने विकसित किया। असल में यहीं पर एक समस्या खड़ी होती है हिंदी आलोचना कि जो समानांतर रूप से चीजों को विकसित करते हुए दिखाना चाहिए था, वो उसके विरोध में या विलोम में दिखाने की स्थिति हुई, और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल से शुरुआत होती है इसकी। लेकिन आप इन संदर्भों को देखने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही नहीं, बाद के आलोचना में कुछ ऐसे आलोचक आए जिन्होंने द्विवेदी युग के समानांतर के साथ साथ छायावाद को प्रतिरोध की तरह किस तरह से व्यक्त करते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों के बीच में डॉक्टर नगेन की यह परिभाषा खूब प्रचलित है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अब ये इसके संदर्भ में अगर आप बातचीत करें तो यह उसी अंतर विरोध और विवाद के चलते निकला, लेकिन बाद में इसकी पड़ताल की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि नहीं, छायावाद को उसकी पूरी जमीन के साथ कैसे देखना और समझना चाहिए। छायावाद की कविता कैसे भारतीय जमीन से जुड़ती है, क्योंकि उस पर असर जरूर रोमांटिसिज्म का या बंगाल की शैली पद्धति विशेष इन सब का हो सकता है, लेकिन वो कैसे अपने पूरेपन के साथ विकसित होती है वो पूरी कविता। इन संदर्भों को अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर मैं आपको जरूर उस रेफरेंस के बारे में बातचीत करना चाहूंगा कि आप देखें कि छायावाद की उसी आलोचना का जो प्रति उत्तर है, उस उत्तर को देने का काम छायावाद के कवियों ने ही किया। और उसमें आप देखें कि बहुत सारे कवि आते हैं, जिसमें पंत आते हैं, प्रसाद आते हैं, और इन सारे कवियों ने अपने निबंधों के मार्फत यह बताने की कोशिश की कि जो सौंदर्य चेतना है जो कविता में, जो छायावादी कविता की जो विशेषताएं निकल के आई कि छायावादी कविता की मुख्य विशेषता जो स्पष्ट होती है वैयक्तिक चेतना, जिसमें नई सौंदर्य अभिव्यक्ति, नारी विषयक नव्य अवधारणा, और इन सब के साथ साथ जो कल्पना की जो कल्पनात्मकता की जो नवीन चेतना है, इन सब संदर्भों को लेते हुए जो बातचीत वहां हो रही थी, उसमें प्रसाद ने ये स्पष्ट किया और प्रसाद ने ये बताने की कोशिश की कि ये जो सौंदर्य चेतना है यह मूर्तिमान सौंदर्य चेतना है, यह अमूर्त सौंदर्य चेतना नहीं है। इसीलिए बार बार वह उन संदर्भों को के बारे में जब बातचीत करते हैं तो छायावाद के बारे में आप ध्यान दीजिए कि प्रसाद ने ये कहा कि वह आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, लेकिन इन संदर्भों के साथ साथ काव्य और कला पर जब वो विचार करते हैं तो इन पंक्तियों में आप उनके उस आचार्य शुक्ल और उस दौर में जो छायावाद को समझा जा रहा था उसका प्रतिरूप या समानांतर आलोचना की शरण को इसके संदर्भ में आप देख और परख सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अमूर्त सौंदर्य बोध कहने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि सौंदर्य बोध बिना रूप के हो ही नहीं सकता। रूप के आवरण में जो वस्तु सन्निहित है वही तो प्रधान है। आप ध्यान दीजिए, इसकी बात बार बार वह कहते हैं। और निराला का एक निबंध बड़ा दिलचस्प है पढ़ने लायक कि काव्य में रूप और अरूप, जिसमें वो कहते हैं कि प्रायः सभी कलाओं के लिए मूर्ति आवश्यक है। इन संदर्भों की बातचीत वह करते हैं
और इन्हीं सारे बिंदुओं को लेते हुए पंत पल्लव की भूमिका में विस्तार के साथ ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली की बातचीत करते हुए भी आप देखें कि छायावाद की पूरी पृष्ठभूमि की चर्चा वह करते हैं, जिसमें वो छायावाद के बारे में, उसकी भाषा के बारे में जब लिखते हैं कि हमें एक ऐसी भाषा चाहिए जो पुस्तकों की नहीं, मनुष्यों की भाषा, जिसमें हम सब रोते खेलते, ये सारी लड़ते झगड़ते हैं, इस तरह की बातचीत करते हुए वह जब कहते हैं कि हिंदी का संगीत उसके मात्रिक छंदों में, उस संगीत पक्ष की बात वह करते हैं, काव्य के संगीत के मूल तत्वों की बात वह करते हैं, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता की बातचीत करते हैं। मित्रों, इसी के साथ छायावाद पर लगाए गए उन सारे आरोपों को कैसे क्रम से महादेवी वर्मा अपने महादेवी का विवेचनात्मक गद्य में जो संकलित है उसमें वो देती हैं, और इन संदर्भों के साथ जोड़कर इनको देखने और परखने की जरूरत। लेकिन इन चारों आलोचकों में सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो आलोचना लगती है वो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने एक तो सौंदर्य तत्व के बारे में जो बातचीत की, इसके अलावा उन्होंने जो भारतीय चेतना के बारे में बातचीत की, तो वो बताया कि भारतीयता की अवधारणा और इतिहास बोध उनका बड़ा प्रखर है। आप ध्यान दीजिए कि एकदम स्पष्ट भी है। वो ये कहते हैं कि भारतीयता की चेतना सिर्फ एक संदर्भ में नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस संदर्भों को ले रहे थे उसके समानांतर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारतीयता को कई संदर्भों में देखा और परखा जा सकता है। मैं एक भारतीय चेतना जो उनका जो इतिहास बोध है उसको कैसे दर्ज करते हैं अपने नाटकों में, अपने कविताओं में, और इतिहास, पुराण, मिथक, इन सारे संदर्भों को लेते हुए कैसे अपनी कविता को एक नए आधुनिक बोध के साथ, एक नए जीवन दर्शन के साथ जोड़ते हैं। एक खास बात और यहाँ पर आपसे जरूर मैं कहना चाहूंगा कि छायावाद को यथार्थवाद के साथ प्रायः अलग करके देखा जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि रियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म, असल में छायावाद में रोमांटिसिज्म और रियलिज्म दोनों अलग नहीं, एक साथ चलते हैं, एक साथ विकसित होते हैं। खुद जयशंकर प्रसाद ने अपनी आलोचना में यह बताने की कोशिश की है, यह बताया भी है उन्होंने कि छायावाद के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो वहां जो यथार्थ की चेतना, यथार्थवाद, उसकी पृष्ठभूमि में कैसे वो कहते हैं कि कविता में इसकी शुरुआत, या कहा जाए कि साहित्य में इसकी शुरुआत आधुनिक काल में भारतेंद्र हरिश्चंद्र से होती है, और यथार्थवाद को नए सिरे से देखने की कोशिश वह करते हैं और छायावाद में उसका विकास कैसे दिखाते हैं। मित्रों, इन सारे संदर्भों को देखकर छायावाद की आलोचना का एक बड़ा फलक तैयार होता है, और छायावाद में हिंदी आलोचना के लिए जो उर्वर जमीन पैदा हुई, बाद में हिंदी आलोचना का विकास उससे बहुत कुछ होता है, बहुत सारे रूप बनते हैं अलग अलग, लेकिन छायावाद उसके मेरुदंड में है, या कहा जाए रीढ़ है वह। अब मैं कुछ बातें आपसे, दो बातें और एक फ्रेज तो ये मैं कहना चाहता था जो मैंने आपसे बताया। अब यहाँ पर दो रूपों के बारे में जरूर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ अगले कुछ समय में। एक तो यह कि हिंदी की जो आलोचना विकसित हुई आचार्य शुक्ल के द्वारा, उसके बाद एक दूसरी आलोचना विकसित हुई जो प्रगतिशील आलोचना, जिसे हम कहते हैं मार्क्सवादी आलोचना। और इसके अलावा भी बहुत सारे परिपार्श्व में आलोचनाएं विकसित हुई, लेकिन समस्या क्या है कि खुद हिंदी आलोचना में जो मार्क्सवादी आलोचना है उसको भी आप बहुत साफ सुथरे तरीके से नहीं देख सकते। उसमें कुछ बड़े आलोचक हैं जिन्होंने निश्चित रूप से हिंदी आलोचना में छायावाद को देखने का एक नया नजरिया दिया, लेकिन ये आलोचना का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है, आलोचना की जो सामाजिक संस्कृति है, आलोचना की जो लोकतांत्रिक संस्कृति है, हम जब पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो हमें उन संदर्भों की तरफ देखना चाहिए कि जिन पर लोगों का कम ध्यान गया है। मित्रों, की कई बार कुछ बड़े आलोचक बड़ी बात करते हैं किसी युग को लेकर, किसी कवि को लेकर, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसके बारे में जो कुछ और आलोचकों ने बातचीत की है उसको हम किनारे करके खारिज कर दें। मैं बात वही करना चाहता हूं कि अंतर्विरोध जो उत्पन्न हुए छायावाद को लेकर, खुद मार्क्सवादी आलोचना में जो उनकी अपनी उधेड़ बुन थी अंतर्विरोधों की, वह हिंदी आलोचना में भी छायावाद को लेकर प्रकट हुई बात। और कुछ आलोचक ऐसे जिन्होंने बड़े फलक पर बातचीत की, जैसे मैं उदाहरण दूं आपसे कि रामविलास शर्मा और नामवर सिंह के साथ साथ छायावादी कविता को समझने का सबसे शुरुआती दौर में जो सबसे बड़ा काम किया वो शिवदान सिंह चौहान ने किया। लेकिन बाद के दौर में जो आलोचना का कैनन बनाया गया, उस कैनन में नामवर सिंह को और रामविलास शर्मा को तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने
एकदम नए सिरे से छायावाद को विकसित किया, छायावाद की कविता को देखने की नई दृष्टि हमें प्रदान की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शिवदान सिंह चौहान की आलोचना किनारे करके कर दिया जाए। दूसरी तरफ छायावाद को लेकर जो बातचीत हुई उस आलोचना में विजय देवनारायण शाही की आलोचना को प्रायः भुला दिया जाता है, जबकि विजय देवनारायण शाही ने छायावाद को लेकर विस्तार से लिखा, अपने युग के साथ, उस पूरे बोध के साथ। मित्रों, मैं इन दो पर जरूर बात आपसे करना चाहता हूँ। और आलोचकों के बारे में थोड़ी सी जिक्र करके मैं यहाँ पर अपनी बात को ले जाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कुछ छायावाद में, हिंदी आलोचना में छायावाद की जो उपस्थिति है उसको नए सिरे से हम परख सके। मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि हिंदी आलोचना में जो विकास की पूरी प्रक्रिया जब आगे विकसित होती है तो उसमें मैं सिर्फ संकेत में ये बातें आपसे रखना चाहता हूँ। नंदुलारे वाजपेयी के पहले दो आलोचक आते हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी और गंगा प्रसाद पांडे। आप देखें कि शांतिप्रिय द्विवेदी के आलोचना का जो कैनन या लेखन है वो छायावाद से इतना ज्यादा प्रभावित है कि उनकी रचनाओं का नाम ही अगर आप पढ़ें कि साहित्यिकी, शांतिप्रिय द्विवेदी का साहित्यिकी, संवारणी, सामयिकी, सांकल्य, ऐसी रचनाएं। और लेकिन समस्या ये हुई कि शांतिप्रिय द्विवेदी की जो आलोचना है उसकी खिंचाई की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने लेखन में, और वो बताया उन्होंने कि छायावाद या उस पूरे दौर की आलोचना में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल शांतिप्रिय द्विवेदी करते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि यह इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म है, जिसे प्रभावाभिव्यंजक आलोचना कहते हैं। और इसके संदर्भ में बताया कि इसमें वो सूत्र नहीं निकल पाते जो आलोचना छायावाद को स्पष्ट कर सके। एक बात तो ये। दूसरे आलोचक जो हैं उसमें गंगा प्रसाद पांडे। अब गंगा प्रसाद पांडे महाप्राण निराला जैसी कृति के रचनाकार, महिषी महादेवी जैसी कृति के रचनाकार। लेकिन इनके साथ समस्या ये थी कि इन्होंने छायावाद में जो रहस्यवाद है, वेदना है, प्रगीत तत्व है, उसका विश्लेषण तो किया उन्होंने, लेकिन छायावाद में जो यथार्थ चेतना है, जो स्वाधीनता की चेतना है, जो सामाजिक सांस्कृतिक चेतना है, उस तरफ बहुत विस्तार से इन्होंने नहीं लिखा। क्योंकि शांतिप्रिय द्विवेदी ने गांधीवाद से जोड़ते हुए छायावाद की जरूर व्याख्या की, एक खास बात। समस्या ये हुई कि गांधीवाद और मार्क्सवाद को साधने के चक्कर में उनकी आलोचना में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रूपायित कर पाते। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना के बारे में मैंने बताया कि उनके समकालीन जो छायावादी आलोचक थे उन्होंने तो बातचीत की ही, लेकिन सबसे पहली बार आधुनिक आलोचकों में छायावाद को लेकर जिस आलोचक ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना के सामने कुछ नई बात करने की कोशिश की, उसमें नंदुलारे वाजपेयी का नाम लिया जा सकता है। क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये सत्य है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल को लेकर, प्रगतिवाद को लेकर ज्यादा गहरी बातें करते हैं। छायावाद को लेकर वह नंदुलारे वाजपेयी की बातों के साथ ही जुड़ते हुए नजर आते हैं। तो मैं यहाँ नंदुलारे वाजपेयी की बातचीत करता हूँ। नंदुलारे वाजपेयी की जो आलोचना है उसमें आप पढ़ें तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसमें उन्होंने छायावादी आलोचना में जो आचार्य शुक्ल ने जो टिप्पणी की उससे अलग वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और वो जब कहते हैं कि छायावाद के कवि मात्र प्रगल्भ भावोन्मेष के कवि नहीं है, उनका प्रगल्भ भावान्वेष उनकी स्वातंत्र चेतना का परिणाम था और उनकी स्वातंत्र चेतना की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता थी। तो यहाँ पर पहली बार छायावादी कविता को राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के साथ, मानवतावादी चेतना के साथ जोड़कर उसको नया स्वरूप प्रदान करने का काम किया नंदुलारे वाजपेयी। तो नंदुलारे वाजपेयी वैसे भी आप पढ़ें तो प्रसाद को लेकर, निराला को लेकर विस्तार से उन्होंने आलोचनाएं लिखी और इनसे बहुत मुतस्सिर है उनकी आलोचना, जुड़ी हुई है उनकी आलोचना इनके उस पूरे चेतना के साथ, जिसमें वो जो मानवतावादी चेतना, जो उनकी सांस्कृतिक चेतना है। इन संदर्भों के साथ साथ आप पढ़ें तो छायावाद का एक नया रूप आपके सामने नजर आता है। लेकिन ठहर कर एक जगह जरूर बातचीत करनी चाहिए कि छायावाद को अगर हम आज इस रूप में देख और परख रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें सबसे बड़ा योगदान नामूर सिंह का है, छायावाद के उस पूरे प्रवृत्ति को विकसित करने में। और कवियों के संदर्भ में अगर बातचीत करें तो रामविलास शर्मा ने निराला को लेकर जो बातचीत की,
लेकिन मैं यहाँ पर छायावाद पर नामवर सिंह के जो कथन है, नामवर सिंह का जो नामवर जी की जो आलोचना है उस पर बातचीत थोड़ी सी करता हूँ, फिर मैं जो इस पक्ष पर बातचीत कर रहा था मैं वहां पे आके अपनी बात अंतिम दौर में ले जाऊंगा। मित्रों, छायावाद नाम की जो पुस्तक है नामवर सिंह की, आप उस पुस्तक को पढ़ें तो स्पष्ट होगा कि छायावाद के बारे में उन्होंने एक जगह साक्षात्कार में कहा कि छायावादी कविता को पढ़ते हुए मुझे यह महसूस हुआ कि इसके पहले की जो आलोचना है, उस आलोचना की भाषा में छायावाद को उस तरह से नहीं देखा गया जैसे छायावाद को देखना चाहिए। इसलिए छायावाद नाम की पुस्तक का जो शीर्षक है, उसको उन्होंने बताया कि 10 एक दिन में कैसे मैंने लिखा, और हर शीर्षक छायावाद की कवियों की पंक्तियां हैं। प्रथम रश्मि, एक कर दो पृथ्वी आकाश, कल्पना के कानन की रानी, देवी मां सहचरी प्राण। मित्रों, उन्होंने बताया कि छायावाद की कविता की जो सृजनात्मकता है उसको इसी सृजनशील का आलोचना की भाषा में विवेचित किया जा सकता था, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा इसमें। और इसमें कोई दो राय नहीं, छायावाद को देखने का एक नया और बड़ा फलक नामवर सिंह ने विकसित किया। नामवर सिंह ने अपनी उस पुस्तक की भूमिका में ही लिखा है उन्होंने कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक तरफ पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी तरफ विदेशी पराधीनता से। और जैसे जैसे यह विकसित होता गया वैसे वैसे छायावाद की संज्ञा भी विकसित होती गई। इन सब के बीच में वह जब छायावाद पर यह लिखते हैं कि छायावाद का स्थायित्व व्यक्तिवाद में नहीं आत्मीयता में है, काल्पनिक उड़ान में नहीं आत्मप्रसार में है, समाज भीड़ता में नहीं प्रकृति प्रेम में है, और स्वप्न में नहीं स्वप्न की वास्तविक आकांक्षा में है। इन सारे संदर्भों की वह इसमें बातचीत करते हैं। तो छायावाद को नए नजरिए से देखने और समझने का काम तो किया नामवर सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं। और छायावाद पर स्वतंत्र आलोचनात्मक पुस्तक जो उन्होंने लिखी वो माइलस्टोन पुस्तक है छायावाद की आलोचना की। लेकिन यहाँ तमाम सारे जो अंतर्विरोध रह जाते हैं उन पर थोड़ी चर्चा करना जरूरी है। मैं अब उसी ओर बढ़ रहा हूँ। मित्रों, मैंने जिक्र किया था आपको कि हिंदी आलोचना में अब नामवर सिंह के बाद अगर रामविलास शर्मा के बारे में बातचीत करिए तो रामविलास शर्मा ने छायावाद के पूरे परिदृश्य को समझते हुए निराला को केंद्र में वह रखते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि चौथे चरण की बातचीत करते हुए कविता में जब वो आते हैं तो उनको सबसे बड़ा कवि निराला उनको उनके कैनन में आते हैं, और निराला को लेकर निराला की साहित्य साधना भाग 1, भाग 2, भाग 3 लिखा उन्होंने। और निराला की पूरी कविता में किस तरह से एक तरफ आत्मसंघर्ष जो जिसमें आत्माभिव्यक्ति की जो चेतना है, सामंतवाद का जो विरोध है, साम्राज्यवाद का जो विरोध है, निराला की व्यक्तित्व की जो क्रांतिकारिता है, उन सबको लेकर उन्होंने विस्तार से लिखा है जो छायावाद को विकसित कैसे करते हैं। लेकिन ये छायावाद की आलोचना का एक पक्ष और है जिसकी तरफ नहीं ध्यान जाता, मैं उस तरफ थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। शिवदान सिंह चौहान का नाम मैंने आपसे लिया। शिवदान सिंह चौहान मित्रों प्रगतिशील हिंदी आलोचना के संस्थापक आलोचक माने जाते हैं। 1939 ईस्वी में उन्होंने एक निबंध लिखा और वह निबंध साहित्यानुशीलन जैसी पुस्तक में बाद में दर्ज होता है। लेकिन समस्या ये है कि बाद में चाहे वह मार्क्सवादी आलोचना का कैनन हो या हिंदी आलोचना का दूसरा जो कैनन हो, उसमें शिवदान सिंह चौहान का जब भी नाम लिया जाता है तो उनके सृजनात्मक पक्ष पर कम, उनके विवादात्मक पक्ष पर ज्यादा बातचीत की जाती है। जैसे एक पुस्तक का जिक्र मैं करना चाहूंगा आपसे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो हिंदी साहित्य का 80 वर्ष 1954 में वो प्रकाशित हुई पुस्तक। आप ध्यान दीजिए, उस पुस्तक के बारे में जब चर्चा की जाती है तो ये कहा जाता है कि उसमें उन्होंने इतिहास को ही उलट दिया, लेकिन जो दर्ज किया शिवदान सिंह चौहान ने नए सिरे से कहने की जो कोशिश की उस पर बातचीत नहीं हुई। ठीक इसी तरह से उन्होंने 1939 में छायावादी कविता में असंतोष भावना नाम का निबंध लिखा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये निबंध उस दौर का निबंध है जब छायावाद का अंत हुआ था, प्रगतिशील कविता का विकास हो रहा था। प्रगतिवाद के दौर में यह लिखा हुआ निबंध। और इस निबंध की खूबी यह है कि बाकायदा इसमें वो स्पष्ट करते हैं कि छायावाद आधुनिक जो पूंजीवाद है उसका जो सकारात्मक रूप है उसकी देन है। उस पूंजीवाद के से जुड़कर कैसे उसका रूप कैसे बदलता है, इन सब के बीच में वो छायावादी कविता की क्रांतिकारी चेतना की बातचीत भी करते हैं।
और यह बताने की कोशिश करते हैं कि छायावादी कवियों का एक क्रांतिकारी रूप है। उस क्रांतिकारी चेतना के साथ कैसे वह स्वाधीनता आंदोलन से भी अपने को जोड़ते हैं और इन सब के बीच में वह उस सामंती चेतना का प्रतिरोध भी दर्ज कराते हैं कि जो भारत में किस तरह से जो व्याप्त है। मित्रों, इसी निबंध के अंत में जब वो बातचीत करते हैं कि लेकिन छायावादी कविता का जो अंतिम दौर है उस पर वो टिप्पणी करते हैं और ये कहते हैं कि छायावादी कवि सृजनात्मकता की बातचीत करते करते अपने कविता में एकाएक असंतोष भावना की ओर बहते हुए नजर आते हैं और इस बारे में बातचीत करते हुए वो छायावाद के नकारात्मक पक्ष की बातचीत करते हैं। समस्या ये हुई, मैं छोटा सा पदबंध है वो मैं पढ़ देता हूँ उनके निबंध से, मैं पूरा नहीं पढ़ता, 4 लाइन पढ़ता हूँ कि यह सभ्यता जिसको छायावादी कवि अभिव्यक्ति करना चाहता है कोई प्राचीन नहीं बल्कि आधुनिक पूंजीवादी सभ्यता है। उसकी वास्तविकता ने कवि का दृष्टिकोण इतना व्यापक बनाया है कि वह पुरानी संकीर्ण धारा का परित्याग कर स्वतंत्र होने की आवश्यकता का अनुभव करने लगा। इस प्रकार छायावाद का कवि एक प्रकार का क्रांतिकारी था क्योंकि उसकी वाणी उसके भाव चित्र में सामंती प्राचीन के प्रति गहरा प्रतिवाद था। छायावादी कवि को जीवन के अभाव की चेतना प्राप्त हो गई है। अभाव की चेतना पाकर कोई उससे संतुष्ट नहीं हो सकता, इसीलिए छायावादी कवियों में असंतोष भावना की प्रधानता। अब यहाँ जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ कि छायावादी कवियों में जो असंतोष की भावना की प्रधानता, असल में बातचीत करते करते शिवदान सिंह चौहान जब इस पर आते हैं तो इस जुमले को लेकर ज्यादा बातचीत की गई कि छायावादी कविता में जो असंतोष भावना है वही उसकी केंद्रीयता। जबकि आप पूर्व पक्ष में देखिए कि उस पूरे निबंध के बारे में, और इसको तफसील से पढ़ने के लिए आप जाएं तो इस पर अलग से काम किया है बहुत सारे। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने शिवदान सिंह चौहान पर जो मोनोग्राफ लिखा है उसको आपको पढ़ने की जरूरत है, तो देखिए कि कैसे आलोचना के अंतर्गुरुत कैसे नजर आते हैं बाद में प्रगतिशील हिंदी आलोचना। और मित्रों, खुद रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ने जिस सरणी का प्रयोग किया, जिस पदबंध का प्रयोग किया, जिस चेतना का प्रयोग किया, उन्होंने उस चेतना का प्रवाह कहीं न कहीं उसके बीज रूप में कहाँ दिखाई दे रहा, आपको शिवदान सिंह चौहान के यहाँ नजर आता है, लेकिन एक गहरी चुप्पी नजर आती है इन सारे आलोचकों के यहाँ। और वो रामविलास शर्मा खुद जिस आधुनिक पूंजीवाद के बारे में बातचीत करते हैं उसका जिक्र किया है शिवदान सिंह चौहान ने, क्रांतिकारी चेतना के बारे में बातचीत की है, स्वाधीनता आंदोलन की उस चेतना के बारे में भी बातचीत, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बातचीत की है, जिसको खुद छायावाद की नाम की पुस्तक में नामवर सिंह ने उसको सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में विकसित किया है। अब यहाँ पर उसके संदर्भों को अगर आप लें और उसके बारे में बातचीत करें तो मुझे लगता है शिवदान सिंह चौहान की आलोचना छायावाद में हिंदी आलोचना के विकास में एक महत्वपूर्ण कैनन के रूप में या महत्वपूर्ण सोपान के रूप में आती है या दर्ज की जा सकती है। उसको आपको पढ़ना और समझना चाहिए। एक पक्ष तो ये मैं कहना चाह रहा था। अब दूसरे पक्ष की बातचीत करते हैं। मित्रों, विजय देवनारायण शाही, आप जानते हैं कि नई कविता के दौर में तमाम सारे जो वाद चले, जिस तरह से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, और नई कविता में जो परिमल ग्रुप है, वह परिमल ग्रुप जहां जिसकी देन है विजय देवनारायण शाही। विजय देवनारायण शाही छायावाद प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, सप्तक के कवि हैं वह। इन सब के बीच में उनकी जो आलोचना है वो हिंदी आलोचना के व्यवहारिक जो आलोचना लिखने वाली जो जमीन है उसमें उनकी जायसी नाम की आलोचना पुस्तक को आप पढ़ समझ सकते हैं। 6वां दशक नाम की उनकी जो पुस्तक जो बाद में संकलित हुए निबंध, उसी में एक निबंध है जो खूब चर्चित निबंध है, लेकिन उसमें छायावाद को लेकर जो बातचीत करते हैं वो जरूर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, छायावाद से अज्ञेय है। मित्रों, इस निबंध में विजय देवनारायण शाही एक नए सिरे से बातचीत करते हैं। अब इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत क्रांतिकारी बात कर रहे हैं, लेकिन वह छायावाद के जो सकारात्मक पक्ष हैं उसको लेते हुए जो पुरानी मान्यताएं थी उनके साथ जुड़ते हुए एक नए सोपान की तरफ अपने को ले जाते हैं। यहाँ आपको जरूर मैं ये बता दूं कि विजय देवनारायण शाही मूलतः अंग्रेजी के स्कॉलर हैं, वो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, इसलिए अंग्रेजी की रोमांटिसिज्म कविता को गहराई से वो समझते हैं। उन्होंने अपनी आलोचना में बार बार ये लिखा है
कि अंग्रेजी कविता को बिना समझे रोमांटिसिज्म को लेकर या तमाम सारी उस दौर की कविताओं को लेकर जो चस्पा कर दिया जाता है हिंदी कविता में, इसको नए सिरे से समझना चाहिए। ऐसे तमाम आलोचक हिंदी आलोचना में हैं जिनको उस पूरे परिवेश की कविता की कोई समझ नहीं है और झुनझुना की तरह उस कविता को बजाते हैं और उसकी तुलना करने लगते हैं और जहां प्रभाव नहीं भी वहां प्रभाव दिखाने लगते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी आलोचना में लिखा है, अगर आप पढ़ें उसको, खासकर मार्क्सवाद और प्रगतिशील आलोचना इन सबके भेड़-गुण को लेकर वो बातचीत जब करते हैं। अब यहाँ पर मैं उसमें नहीं जाता, मैं छायावाद पर बातचीत कर रहा हूँ आपसे। और छायावाद पर जब हम बातचीत कर रहे हैं तो इस पुस्तक में आप ध्यान दीजिए, इस लेख में सबसे पहली बात तो वो छायावाद का एक नया नामकरण देने का प्रस्ताव करते हैं। वो कहते हैं कि छायावाद की जो पूरी कविता है उसे मैं सत्याग्रह युग कहूंगा। मित्रों, अगर इस पर पुनर्विचार करें तो मुझे बहुत महत्वपूर्ण नाम ये लगता है एक पूरे पदबंध को लेकर कि सत्याग्रह युग के बारे में जब बातचीत करते हैं तो इसमें गांधी जी की चेतना अपने आप व्याप्त है और वह इसको स्पष्ट करते हुए जो उस निबंध में ये लिखते हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो रोमांटिसिज्म है, स्वच्छंदतावाद है यूरोप और भारत में जो छायावाद है, दोनों में प्रभाव है तो लेकिन हूबहू प्रभाव नहीं है, बल्कि वो तो यह कहते हैं मैं उसको एक दूसरे के विलोम के रूप में देखता और विलोम के रूप में इस तरह देखते हैं। वो कहते हैं जो फ्रेंच क्रांति है या रशियन क्रांति है, उन क्रांतियों में जो शक्ति का विस्फोट है, जो प्रभुत्वता जिसे कहते हैं, जिसे वर्चस्व की जो संस्कृति कहते हैं, वो चीज वहां पर ज्यादा दिखाई देती है, जबकि हमारे यहाँ शक्ति के विलयन की बातचीत है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ नैतिकता की बातचीत है। छायावाद की जो कविता है उस कविता के पूरे पृष्ठभूमि में यहाँ पर क्रांति की बातचीत तो है, लेकिन शक्ति का वो जो विस्फोट है वह विस्फोट नहीं, यहाँ शक्ति को नैतिकता के साथ विलयित कर देने की बातचीत की गई। और वो बाकायदा कहते हैं कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं कि एक तरफ मैं बल्कि वो पढ़ता हूँ, वो निबंध का वो अंश विद्यार्थियों के लिए जरूरी है उसको पढ़ना, फिर मैं उसकी थोड़ी सी व्याख्या करके अपनी बात समाप्ति की ओर ले जाऊंगा, मैं बात समाप्त करूंगा। छायावाद की चर्चा में अक्सर यूरोप के रोमांटिसिज्म का नाम चस्पा कर दिया जाता है। मैंने भरसक हिंदी के सत्याग्रह युग के साहित्य पर रोमांटिक विश्लेषण लगाने में परहेज किया है, क्योंकि यूरोप के 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में फ्रेंच क्रांति की गोद में जिस मानसिक उद्वेलन को आजादी मिली, उसके सपनों का केंद्र प्रधानता प्रमुख प्रभुत्व संपन्न शक्ति या सत्ताभिलाषी हैं। यह सत्य है कि हर क्रांति नैतिक और शाक्त दोनों तत्वों का सम्मिश्रण होती है, लेकिन यूरोप की क्रांति फ्रेंच और रूसी दोनों में ही प्रधानता शक्ति के अजस्र स्रोत के विशाल विस्फोट की चकाचौंध की ज्वाला है, जिसकी उद्दाम ज्योत के आगे नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न छोटा और छिछला मालूम पड़ता है। अगर हम सत्याग्रह युग के मानसिक उद्वेलन को शब्दबद्ध करें तो वह कह सकते हैं कि नैतिकता का उदात्तीकरण एक ऐसा विराट प्रभामंडल है जिसके आगे सत्ता, शक्ति और क्रांति अथवा क्रमिक विकास के प्रश्न गौड़ हो जाते हैं। मित्रों, इस संदर्भ में अगर वो बाद में लिखते भी हैं इस निबंध में, वाकई इस कैनन या इस ढांचे से, इस दृष्टि से अगर आप छायावादी कविता को पढ़ें तो कामायनी में जिसमें शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय विजय समन्वय उनका करें, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। जो श्रद्धा कहती है मनु से, या जामुन जब कहते हैं राम की शक्ति पूजा में राम से कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन जब तक विजय न हो रघुनंदन। तो यहाँ शक्ति में जो नैतिकता की उद्दाम चेतना है, उन सब के उसके संदर्भ में एक बातचीत भारतीय पृष्ठभूमि के बारे में ये चर्चा ये करते हैं, तो मुझे लगता है एक नया सिरा खुल रहा है यहाँ पर इसको देखने और समझने का। ये एक रूप हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो पूरी आलोचना है, ये आलोचना में तमाम सारे जो अलग अलग कैनन बनते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग विचार सरणियां हैं, उनको हमें समझने की जरूरत। अब इस संदर्भ में अगर आप देखें तो ये बात सही है कि हिंदी में जो छायावाद है उसकी उसी पृष्ठभूमि की बातचीत करते हुए प्रसाद जिस तरफ इशारा कर रहे थे, उसी तरफ इशारा करते हैं यहाँ पर विजय देव नारायण साई, और एक नए संदर्भ में इन चीजों को विकसित करने की बातचीत करते हैं। तो इसको मैं जो कहना चाहता हूं कि एक तरफ सरणी बनती, एक तरफ चिंतन की पूरी पृष्ठभूमि बनती है नामूर सिंह, रामविलास शर्मा और शिवदान सिंह चौहान से लेते हुए,
लेकिन एक समानांतर पृष्ठभूमि यह भी बनती है छायावाद को देखने की, इसलिए हमें देखना चाहिए। अब बहुत सारे रूप और भी आपके सामने नजर आते हैं, लेकिन मैं अंतिम बात कह के अपनी बात में समाप्त करूंगा, फिर उस पे बातचीत होगी हमसे, थोड़ी सी जो चर्चा। और हाँ, आपसे जिक्र कर दूं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचना में भी आपको नजर आएगा कि शक्ति के लगभग वही है वो बातचीत जो ये बात कर रहे हैं साहिब जी, उसका विस्तार वहां पर नजर आएगा, जिसमें वो कहते हैं कि छायावाद शक्ति काव्य के रूप में हमें नजर आता है, और शक्ति का वो स्वरूप तो यहाँ पर है उसको। तो ये सारे दृष्टिकोण है छायावाद में, हिंदी आलोचना में छायावाद को देखने। अब यहाँ पर एक खास संदर्भ और है कि मैं एक आलोचक का नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है रमेश चंद्र शाह। मैं उन्हीं की बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मित्रों, बात बहुत सारी है, अलग अलग कवियों पर की जा सकती है, मुक्तिबोध को लेकर बातचीत जरूरी है करना, जिसमें क्या वजह है कि मुक्तिबोध लगातार कामायनी से टकराते रहे। कामायनी की जो जीवन दृष्टि है, कामायनी की जो कविता दृष्टि है, उससे टकराते रहे। एक तरफ वह कविता की दृष्टि को कैसे स्वीकारते हैं, लेकिन उनके जीवन दृष्टि के साथ वह विरोध दर्ज कराते हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरह से और भी बहुत सारे आलोचक हैं जो अपनी अपनी तरह से बातचीत करते हैं। छायावाद की प्रासंगिकता नाम की किताब है, उसी से मैं एक अंश छोटी सी बात है पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि छायावाद में जो पूरा निर्माण हुआ जो छायावादी कविता का, उसमें निराला और प्रसाद दो बड़े कवि के रूप में नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? क्योंकि यहाँ उनके यहाँ जो जातीय चेतना और जातीय प्रतिभा है, या कविता का कैनवस उनका किस लिए बड़ा है कि पूरे पृष्ठभूमि के साथ, उस पूरी चिंतन भूमि के साथ वो अपने को विकसित करते हुए कविता में जो यथार्थ है, कविता की जो नई सौंदर्य चेतना है, कविता में जो एक प्रकार से शक्ति का और राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति का, साम्राज्यवाद के विरोध का, सामंती चेतना के विरोध का जो स्वरूप उनके यहाँ नजर आता है, और इन सब के बीच में उनका अपना जीवन दर्शन, जो जीवन बोध है उनका, प्रखर जीवन बोध, आत्म संघर्ष, वो सब जिस तरह से नजर आता है, उन चीजों को जिस ईमानदारी से वह उस बड़े फलक पर लिखते हैं, वहां पर पंत की कविता और महादेवी वर्मा की कविता कमतर नजर आने लगती है। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये दो कवि कैसे बड़े बनते हैं, मैं वो बस पंक्ति पढ़ के अपनी बात समाप्त करूंगा, जिसमें प्रत्येक कवि में विलक्षण, ये रमेश चंद्र शाह का कथन है कि प्रत्येक कवि में विलक्षणता का तत्व पहले अनगढ़ होता है, फिर धीरे धीरे उसमें मजाव आता है। धीरे धीरे यह चीज जो जज्ब करती है उसे हम जातीय प्रतिभा कहते हैं, और यह जिस कवि में यह प्रक्रिया कवि के अनजाने चलती रहती है। व्यक्तिगत विलक्षणता का, संवेदना का महत्व कभी नहीं घटता, वह तो उल्टे बढ़ता ही जाता है, पर अब उसमें से ज्यादा भाषा का इतिहास बोलने लगता है। बकौल एलियट, कवि के पुरखे भी बोलने लगते हैं, और कवि का समूचा युग परिवेश भी उस संवेदना को की नोक में अधिकाधिक एकाग्र होकर बिंध जाता है। प्रसाद और निराला के कृतित्व में यह प्रक्रिया ज्यादा गहरे स्तरों पर अनुभव की जा सकती है। पंत में अपेक्षाकृत कम, महादेवी वर्मा में सबसे कम। पंत की काव्य संवेदना का विस्फोटक नयापन जरा जल्दी चुक जाता है, और संघर्षशील व्यक्तित्व का तथा इतिहास बोध के अभाव में वह असमय ही मध्यम चिंतनशीलता की लय में लगने लगता है। जबकि प्रसाद और निराला का उत्कृष्ट काव्य हमेशा विशिष्ट आवेग की जीवित क्रियाशीलता में घटित महसूस किया जा सकता है। इस संदर्भ में छायावाद के इन कवियों को हम देख और परख सकते हैं। मित्रों, छायावाद के संदर्भ में ये कुछ बातें आपसे मैंने की, और ये बात सही है कि छायावादी कविता या छायावाद, जिसे आधुनिक काल का सबसे क्लासिक युग कहा जाता है, अपने काव्य भाषा को लेकर, अपने राष्ट्रीय अपने उस पूरी चेतना को लेकर, यथार्थ चेतना को लेकर, स्वच्छंदतावादी चेतना को लेकर, प्रकृति के नवीन चित्रण को लेकर, और काव्य भाषा, इन संदर्भों के साथ साथ शक्ति और नैतिकता को लेकर जिस तरह से बातचीत वो कविता करती है, और राष्ट्रीय जागरण की जो पूरी अभिव्यक्ति वहां दिखाई देती है, इन संदर्भों को लेकर आलोचकों ने अलग अलग तरीके से बातचीत की है। मुझे लगता है कि उन सबको एक साथ देखने की जरूरत है। हाँ, उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनको उजागर करने की भी जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छायावाद को देखने का नजरिया कुछ ही आलोचकों के पास है। समानांतर रूप से जो आलोचक है उन्हें भी हमें देखना और परखना चाहिए।
यही बात मैं आपसे आज कुछ कहना चाहता था। शेष बातें मुझे लगता है संवाद में कुछ अगर हो पाएँ तो ज़रूर अच्छा लगेगा। शुक्रिया।